अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़री तरक्याती बैंक में जो MCOG 3 की जॉब्स आई हुई थी उसका टेस्ट। आप सबको पता है कि उसका टेस्ट जो है वो संडे 15 फरवरी को कंडक्ट हो रहा है। तो उसका सैम्पल पेपर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह का उसका पेपर होगा, क्या उसका पेपर पैटर्न है, कौन कौन से पोर्शंस जो हैं वो कवर होंगे, टेस्ट में कौन कौन से पोर्शन जो हैं वो दिए जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, क्या उसमें जो है वो टाइम टेबल जो है वो दिया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। उम्मीद है आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। कुछ लोग जो हमारे साथ ऐड हैं, हमारे ग्रुप्स में ऐड हैं, उन लोगों की प्रिपरेशन मैं करवा भी रहा हूँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो है वो प्रिपरेशन हो रही है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। अगर आपको कोई भी हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को जो है वो ईमेल रिसीव होगी निबाफ की तरफ से। तो इस दफ़ा जो है वो निबाफ टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है ज़री तरक्याती बैंक का। अभी हाल ही में निबाफ ने पंजाब कोऑपरेटिव बैंक में जो कैशियर टेलर की जॉब्स आई हुई थी उसका भी टेस्ट कंडक्ट करवाया है। तो टेस्ट से पहले उन्होंने उसका भी जो है वो सैम्पल पेपर जो है वो अपलोड किया था। तो इसका भी जो है वो सैम्पल पेपर जो है वो उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो आप जो है वो उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सैम्पल पेपर जो है वो देख सकते हैं। और अगर ये आपको PDF चाहिए तो मैं भी आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टेस्ट सिलेबस क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग हैं। क्योंकि OTS ने लास्ट टाइम इसका टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उनका पैटर्न और था, और इस दफ़ा निबाफ वाले करवा रहे हैं, इनका पैटर्न और है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, साथ में आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब भी करता रहूँगा। देखें जी, सैम्पल पेपर OG 3 MCO ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इंग्लिश का पैराग्राफ होगा, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो सेम देखें, सैम्पल पेपर में भी उन्होंने एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है। तो पहले 8-10 क्वेश्चन इसी पोर्शन से होंगे। तो इसको आप जो है केयरफुली रीड करें। हम इसको रीड कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। देखिए, उन्होंने सबसे ऊपर इंग्लिश की हेडिंग भी दी है कि ये इंग्लिश का पोर्शन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 2 बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। अब चूंकि ये सैम्पल पेपर है, उन्होंने 1 to 2 लिखा हुआ है। यहाँ 1 to 5 भी हो सकता है, 1 to 8 भी हो सकता है, 1 to 10 भी हो सकता है। Competing on the global stage presents companies with a series of challenges in addition to the routine concerns that companies face, such as managing growth, building a sound infrastructure, and keeping an eye on the bottom line. Expanding overseas has its own special challenges. Laws and regulations vary from region to region, and there are language and cultural barriers that can create unanticipated problems or challenges, which is why organizations have found that the best way to ensure their continued success on a global scale is by having a diverse and inclusive workforce. अब पहली 4-5 लाइनें पढ़ के आपको समझ आ गया कि ये किसी कंपनीज़ के बारे में बात कर रहा है। उनका जो है वो किस तरह का, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और क्या क्या उनको लाज हैं, रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू वो कंपनीज़ जो रन कर रही होती हैं, ये चीज़ें फेस किस तरह होती हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होगा कि ये इस तरह का कोई टॉपिक उन्होंने पैसेज दिया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ जो है वो पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंगली, वाइल जेंडर डाइवर्सिटी एंड इन ethnicity programs are common around the globe,
There are significant regional differences. From instance, Asia Pacific companies are much more likely to have diversity programs related to age or nationality. European companies are more likely to look at disability or sexual orientation. According to the executives from large multinational corporations companies that want to be successful need to have a workforce that reflects the demographics of the region they are doing business in. For one, it is important to foreign investors and clients to see themselves reflected in the company's junior and senior teams. Secondly, local hires can help overcome language barrier and navigate culture norms. And thirdly, it helps firms attract new talent. तो पैराग्राफ पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है कि पैराग्राफ जो है वो कंपनीज़ के बारे में है, उनकी रेगुलेशन किस तरह वो करती हैं, किस तरह उसमें जेंडर इक्विटी है, ये सारी चीज़ें उसने पैराग्राफ में बता दी हैं। अब क्वेश्चन इसको जो है वो रीड करते हैं। द बेस्ट वे फॉर अ कंपनी टू बी सक्सेसफुल ग्लोबली इज़ टू फॉलो लॉज एंड रेगुलेशन, have a diverse workforce, maintain sustainable growth, expand business on a larger scale। तो ये जो है वो क्वेश्चन उसने, अब देखें आपने पैराग्राफ पढ़ा तो अब देखें पहला जो पैराग्राफ है उसका आखिरी सेंटेंस आप दोबारा पढ़ें। विच इज़ वाई ऑर्गेनाइजेशन हैव फाउंड दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर देयर कंटिन्यूड सक्सेस। उन्होंने कहा, उसने अब इसको, इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को उसने क्वेश्चन बना दिया। बेस्ट वे टू इंश्योर देयर कंटिन्यूड सक्सेस। कंटिन्यूड सक्सेस किस वजह से हो सकती है? ग्लोबली बाय हैविंग अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्कफोर्स। इसी को ही उसने क्वेश्चन बना के नीचे पेश कर दिया। ठीक हो गया जी। पार्ट 2 क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्कफोर्स रिफ्लेक्ट। अब सेम उसने दोबारा कहा कि जो डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्कफोर्स है वो किसको रिफ्लेक्ट करती है? तो वेरिंग डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। ठीक हो गया जी। तो ये उसने जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं को ये हमें कहाँ मिलेगा, तो आप जो है वो सेकंड पैराग्राफ पे आएँ। इसकी आपने लाइन चेक करनी है 1 2 3 4 5। अगर आप लाइन देखें इसमें लिखा हुआ है 4 लाइन में अकॉर्डिंग से अगर स्टार्ट करें तो अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन दे वर इंटरव्यूड companies that want to be successful need to have a workforce that reflects the demographic of the region they are doing business in। तो वही चीज़ आ गई कि पीपल की जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेरी करती है। तो इस चीज़ को उसने इंक्लूसिव वर्कफोर्स का नाम दिया। अब जैसे साथ ये भी बताया था कि पहला पैराग्राफ के बाद जो सेकंड पे सिनोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स इसी पैराग्राफ में भी हो सकते हैं, ऐसे उठाए जा सकते हैं और अलग से भी क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। तो सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। तो राइवल एक वर्ड उन्होंने दिया हुआ है, उसका उसने कहा कि सिनोनिम्स बताएं। तो कंपटीटर। नेक्स्ट उसने वर्ड दिया हुआ है एरोगेंट, हम्बल। नेक्स्ट में उसने एंटोनिम पूछा है। सिनोनिम सेम मीनिंग वर्ड होता है और एंटोनिम अपोजिट मीनिंग। तो एरोगेंट का हम्बल आ जाएगा। अब देखें, ये उन्होंने सैम्पल पेपर का मतलब होता है कि उन्होंने सैम्पल दिए हुए हैं। जिस तरह पहला पैराग्राफ आ गया तो उसने सैम्पल में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर उसने सिनोनिम 1 दिया है कि इस तरह का सिनोनिम आएगा। सिनोनिम भी 5-6 हो सकते हैं। फिर एंटोनिम वो भी 4-5 होंगे। फिर फर्दर उसने सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज गिवन द। अब देखें उसने कोई इडियम फ्रेज भी दे दी है।
कि आप जो है वो इसको भी देखें, ये भी क्वेश्चन आएंगे। डांस विद डेथ, ये एक इडियम फ्रेज है, तो उसने कहा कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या है। टू डेलिब्रेटली इंगेज इन एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एक्सट्रीम डेंजर। अब देखें एक चीज़ समझ आ रही है, डांस विद डेथ, कि मौत के साथ नाचना, मौत के साथ डांस करना। उसने मीनिंग जो अच्छा मीनिंग है वो दिया है कि कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करना जिसमें काफ़ी ख़तरा हो। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब उसने कहा है कि करेक्ट वर्ड आपने सेलेक्ट करना है जो गिवन ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से। मारिया हैज़ डैश इन कराची ऑल हर लाइफ। मारिया हैज़ लिव्ड इन कराची ऑल हर लाइफ। अब हैज़ है तो डिड लिव्ड लगा हुआ है, जैसे आपको पता है कि हैज़ हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो आपने लिव्ड लिखना है। ये इंग्लिश का पोर्शन है। यहाँ पे इंग्लिश के 6 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश पोर्शन के होंगे। पैराग्राफ से क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम होंगे, फ्रेज होंगे और कोई सूटेबल मीनिंग वाला। नेक्स्ट पोर्शन जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स से आएंगे, तो मैथमेटिक्स में भी डिफरेंट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं, कोई डायग्राम हो सकती है, कुछ भी। तो अब इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 4%। कहता है कि एक टाउन की पॉपुलेशन हर साल 4% इंक्रीज़ होती है। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000 देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी। तो अब ये सीधा सीधा परसेंटेज वाला क्वेश्चन। 50,000 उसने कहा कि एक टाउन की पॉपुलेशन है, हर साल 4% इंक्रीज़ होती है। तो अगर आप 50,000 को 100 पे डिवाइड करें और उसको जो है वो आप 4% से, जिस तरह 50,000 इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो उसने साल का कहा है कि एवरी ईयर 4% इंक्रीज़ होती है, तो 2 साल बाद मतलब आप 8% इसका निकालेंगे। ठीक हो गया। तो ये इसमें 4,080 लोग जो हैं वो मज़ीद ऐड हो जाएंगे। 53,080 लोग टोटल ये बन जाएंगे। अब ये उसने एक फार्मूला जो है वो दिया हुआ है। ये मैंने आप लोगों के साथ फार्मूले ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। -10 है और -100 है। तो उसने कहा कि ये आंसर कितना होगा। अब आपको पता है कि माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। इस तरह प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तब भी प्लस रहता है। माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तब भी माइनस होगा। तो ये सीधा सीधा जो है वो इसका 1000 आंसर आ जाएगा। अ पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 480 विजिटर ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डे। कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें एवरेज 480 लोग जो हैं वो संडे को विज़िट करते हैं और 240 जो हैं वो अदर डे को विज़िट करते हैं। मतलब संडे को 480 एवरेज लोग आते हैं और बाकी दिनों में 240, इस तरह कह लें। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डे बिगिनिंग विद द संडेज। अब ये उसने एवरेज निकाल ली है कि कितनी बनेगी। अब देखें इसका अगर आप सिंपली देखें, उसने संडे का बता दिया है 480 है, बाकी उसने कहा है कि जो संडे के अलावा बाकी दिन है तो उसको वो 240 लोग आते हैं अदर डे में। तो एवरेज कितनी बनेगी, तो 480 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 280 आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा जी, फर्दर आगे देख लेते हैं।
द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज़ 25 ईयर। कह रहा है कि 3 लड़कियों की जो एवरेज एज है वो 25 साल है। इफ़ देयर एजेस आर इन द रेशो ऑफ 10, 8, 7, फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट गर्ल। एवरेज एज कह रहा है 3 की 25 है, तो मतलब कि अब इस तरह आएगी 21, 25 और 30, तो 10, 7, 8, 10 इस हिसाब से। फाइंड द एज ऑफ यंगेस्ट गर्ल, तो 21 ईयर। देखिए ये एवरेज वाले क्वेश्चन हैं। एवरेज के फार्मूले की जब तक आपको समझ नहीं आएगी आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर वो जैसे मैंने आपको बताया सीरीज़ वाले क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज़, तो ये 4 का दिया हुआ है, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। फिर पेयर आ गए जी। फाइंड द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पेयर इन द गिवन क्वेश्चन। लेदर, अब लेदर जो है रबड़ है और ये कोबलर मोची के साथ इसका किया हुआ है। वुड लकड़ी है तो ये कारपेंटर के साथ जाएगी। अब वुड फर्नीचर के साथ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि लेदर उसने चमड़ा बताया है और कोबलर वो है जो चमड़े का काम करता है। तो वुड के साथ कारपेंटर इसलिए आएगा क्योंकि कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है वो है। तो फर्नीचर एक खुद चीज़ है तो इसलिए फर्नीचर नहीं आएगा। अब देखें जी जनरल नॉलेज का पोर्शन आ गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन होंगे, तो अब इसको देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ आसफ अली जरदारी। तो करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ पंजाब, करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ सिंध, इस तरह फिनांस मिनिस्टर, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपने देखने हैं। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? हफीज़ जलंधरी। कोहाकरम हाईवे इज़ द लैंड रूट विच कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना थ्रू द कोराकरम माउंटेन। नेक्स्ट जो है मेजर पोर्शन आ गया जी एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर का मेजर पोर्शन होगा 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो इस सेक्टर से आएंगे। ये आपने अच्छे से देख लेना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। विच वन इज़ नॉट अ सब सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का सब सेक्टर कौन सा नहीं है? पोल्ट्री, मुर्गियाँ पालना डायरेक्टली एग्रीकल्चर का सब सेक्टर है। फिशरीज़, मछलियों की जो शोबा है, जो मछलियों का पेशा है, एग्रीकल्चर से लिंक्ड करता है। फॉरेस्ट्री, जंगलात, ये भी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर, तो ये जो है वो इररिलेवेंट है इसमें। अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर एग्रीकल्चर फिनांसिंग बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, forced sale value means the value which can currently be obtained by selling the mortgage pledged asset under forced distressed sale condition। ये उन्होंने कोई स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस के तहत कोई सेल, फोर्स्ड सेल वैल्यू मीन पूछे। फोर्स्ड सेल वैल्यू का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो आप जो है वो ऑब्टेन करते हैं बाय सेलिंग द मॉर्टगेज प्लज। किसी फार्मर ने आपके पास लैंड अपनी प्लज करवाई थी, तो उसको आप जो सेल करके बेच के उसकी जो करंट वैल्यू होगी वो फोर्स्ड सेल वैल्यू होगी। नेक्स्ट आ गए जी बैंकिंग एंड फिनांस के क्वेश्चन। तो जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपके साथ फिनांस के क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी की हुई हैं, एब्रीवेशन भी किए हुए हैं, फिर डिक्रीज इंक्रीज कौन सी चीज़ डिक्रीज। जिस तरह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज़ होता है तो फिर बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी या अनचेंज रहेगी, तो वो डिक्रीज़। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ये भी आ सकते हैं, तो ये आएंगे भी। अच्छा जी क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। अब बैंक
accepts funds from customer and use those funds to provide loans and make investment. How are these items reflected on the bank balance sheet? कहता है कि बैंक जो है वो कस्टमर से फ़ंड लेती है और फिर दूसरे कस्टमर को एज अ लोन वो दे देती है। तो इसको बैंक की बैलेंस शीट में कैसे जो है वो लिखेंगे। तो जो फंड्स होते हैं कस्टमर के फंड्स, कस्टमर का फंड्स का मतलब है कि वो चीज़ हमने कस्टमर को देनी है वापस, वो बैंक पे लायबिलिटी है। उसने बात की, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें, इससे मज़ीद भी 2-3 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसने कहा कि बैंक जो है वो कस्टमर से फ़ंड लेता है, फ़ंड मतलब आप इसको डिपॉज़िट भी कह सकते हैं, और अपने दूसरे कस्टमर को वही डिपॉज़िट जो है वो लोन दे देता है। अब जो कस्टमर से बैंक ने डिपॉज़िट लिया है वो बैंक पे लायबिलिटी है कि वो बैंक ने वापस करना है, और जो बैंक ने कस्टमर को लोन दे दिया है वो बैंक के लिए एसेट है कि वो बैंक ने उस बंदे से वापस लेना है, वो बैंक का एसेट है। ये 2 चीज़ों को आपने समझना है। बैंक की बैलेंस शीट में कस्टमर फंड्स जो हैं या कस्टमर डिपॉजिट जो है वो लायबिलिटी होगी, और लोन्स जो हैं वो एज अ एसेट जो हैं वो उसको करती हैं। In banking practices, on the death of an account holder, the account is immediately marked as। कहता है बैंकिंग टर्म में जब कोई बैंक में किसी का अकाउंट था और वो बंदे की डेथ हो जाती है तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डिजीज्ड मार्क कर दिया जाता है। डोरमेंट कब होता है, जब 6 महीने उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती तो वो डोरमेंट हो जाता है। ब्लॉक्ड कब होता है, जब उसमें इलीगल ट्रांजैक्शन होती है तो वो ब्लॉक्ड हो जाता है। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल इज़ कैलकुलेटेड बाय। उसने कहा कि जो वर्किंग कैपिटल है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसने कहा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ये सेम वही, फिर एसेट क्या होगा जो हम उसको दे रहे हैं और लायबिलिटी जो उसने बैंक को देना। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन होंगे, ये भी आपने देख लेने हैं। ऑल जनरल पर्पस कंप्यूटर्स रिक्वायर that allows a computer to permanently retain large amounts of data। तो ऑल जनरल पर्पस कंप्यूटर रिक्वायर, उसके लिए मैस स्टोरेज डिवाइस चाहिए। अ डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर मेकिंग टेलीफोन कॉल्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ जनरल पर्पस कंप्यूटर रादर दैन यूजिंग डेडिकेटेड हार्डवेयर। तो सॉफ्ट फ़ोन है। ठीक है जी, ये एक जो है वो सैम्पल पेपर था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सेम इसी पैटर्न पे ही आप लोगों का टेस्ट होगा। इंग्लिश का पोर्शन होगा, मैथमेटिक्स का होगा, जनरल नॉलेज होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर होगा, मैथ के क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर साइंस के होंगे। तो जनरल नॉलेज में कोई इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं। तो ये आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। चूँकि निबाफ ने कोई टेस्ट सिलेबस नहीं शेयर किया, जिस तरह OTS वाले कर देते थे कि 20 क्वेश्चन फ़लाँ से होंगे, 20 फ़लाँ इस तरह, तो इसका कोई भी पैटर्न जो है वो नहीं आया। तो ये उन्होंने सैम्पल पेपर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप जो है वो देख सकते हैं, इसी पैटर्न पे आपने तैयारी करनी है। बाकी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी हद तक डाटा शेयर किया हुआ है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, इंग्लिश का पैराग्राफ होगा, उसमें से क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन एवरेज सीरीज़ वाले ज़्यादा आते हैं, उसके अलावा कोई मज़ीद भी कैलकुलेशन आ सकती है। कंप्यूटर साइंस है, उसमें शॉर्ट की पूछी जाती है, हार्ड सॉफ्टवेयर का कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एग्रीकल्चर के मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल नॉलेज है, करंट पूछा जा सकता है, मिनिस्टर कोई जनरल नॉलेज पूछ लिया, इस तरह कोई इंटरनेशनल अफेयर पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आपको कोई भी हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, टेस्ट की और फर्दर आगे इंशाल्लाह इंटरव्यू की। तो हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी संडे को टेस्ट है, उम्मीद है आप सबको मेल आ गई होगी, तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। रिटन टेस्ट होगा आप लोगों का
कैलकुलेटर उन्होंने बताया हुआ है कि नॉन प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर है वो अलाउ है। उसके बाद जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स होंगे। बेस्ट ऑफ लक।